नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। यूपी के इटावा में एक भागवत कथा के दौरान हंगामा हो गया। भागवत कथा वाचक की चोटी और बाल काटने का विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। मामले से जुड़ा वो वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत किसी और ने कैसे कर दी। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वो कथावाचक यादव समाज से आता है। आरोप है कि कथावाचक के साथ उसके साथी का भी सिर मुड़वाया गया, उसकी हारमोनियम भी तोड़ दी गई। पूरा मामला इटावा के दादरपुर गांव का है। अब तक तो मामला जो समझ में आ रहा है और जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो यही है कि आरोपियों को पकड़ भी लिया गया है, लेकिन अब इसमें पॉलिटिक्स का तड़का समाजवादी पार्टी ने लगा दिया है। सपा ने इस पूरे मामले को पीडीए से जोड़ दिया है और नाम बदलकर जो कथावाचक भागवत पाठ कर रहा था उस पर बीजेपी राज में बड़ा जुल्म करार दिया है। अब सवाल है कि क्या अखिलेश यादव समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस मुद्दे की आड़ में वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं? इस बारे में आज हम बात करेंगे, डिबेट होगी इसी पर। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा। एक शख्स को कुछ लोगों ने घेर रखा है। वीडियो में उसे उसकी सही जाति ना बताने की सजा देने की बात हो रही है और फिर उसकी चोटी और बाल काट दिए गए। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और अब तो इसे लेकर पॉलिटिकल वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। हैरान करने वाला ये वीडियो यूपी के इटावा का है। आरोप है कि कथावाचक अपनी जाति छुपाकर गांव-गांव जाता और वहां पर कथा करता। वो खुद को मुकुटमणि अग्निहोत्री यानी ब्राह्मण समाज का बताता, जबकि उसका असली नाम मुकुटमणि यादव है। जो आधार कार्ड कथावाचक के पास से मिला उस पर भी मुकुटमणि अग्निहोत्री ही मेंशन है और बस इसी बात से वहां ब्राह्मण समुदाय के लोग भड़क गए और फिर खुद ही कानून को हाथ में लेकर कथावाचक को सबक सिखाने लगे। उसकी चोटी और बाल काट दिए। हालांकि पुलिस ने वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद एक्शन ले लिया और बदसलूकी करने वाले आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। पुलिस ने भले ही कार्रवाई कर दी हो लेकिन इस पर सियासत न हो, ऐसा कैसे हो सकता था? समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को पीडीए से जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यूपी की योगी सरकार को इस पूरे मामले पर घेरा और चेतावनी तक दे डाली। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया। पहले दलित, फिर मुसलमान और अब पीडीए के लोगों का जिस तरह से एक कथावाचक वो इटावा में जाता है और उसकी जात पूछ के उसका सिर मुंडवा दिया जाता है, ये निंदनीय है। और उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, मध्य प्रदेश में घटनाएं बढ़ी हैं। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पीडीए के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले गए थे तो मंदिर को धुलवा दिया गया था। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो लोगों को बांटने का काम करती है, दिलों को तोड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी इस घटना की निंदा करती है और इन सब घटनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। पहली बात तो जब हमारा परिचय होता है किसी से भी, चाहे कथावाचक के रूप में हो चाहे किसी अन्य रूप में हो, तो पूरा परिचय देना ही चाहिए। पर उसमें इतनी घटना करना कि सिर मुंडवाना, ये तो बहुत गैर जिम्मेदार व्यवहार है और मुझको लगता है कानून के हिसाब से पुलिस अपना काम कर रही होगी और जो भी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में इस प्रकार का व्यवहार करता है और कानून के दायरे में आता है तो वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर 3 दिन के अंदर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर पीडीए के सम्मान में, उनके गौरव के लिए जो है अखिलेश यादव जी सब पीडीए ढूंढते हैं, तो बहुत ही खराब बात है। ये पीडीए कहां से इसके अंदर आ गया? अब सवाल यह है कि इसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की बात इस मामले में कहां से आ गई? कुछ लोगों ने गलती की और उन्हें उसकी सजा भी मिल रही है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी समाज को बांटने की राजनीति कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। क्या हर मुद्दे को
जाति के चश्मे से देखना जरूरी है और जहां राजनीतिक फायदा हो वहां पर कूद पड़ना भी क्या जरूरी है। आज इसी पर बात करेंगे। इशिका तनेजा सनातन प्रचारक हमारे साथ हैं, पंडित संजीव अग्निहोत्री कथावाचक हमारे साथ हैं, सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, नेहा यादव समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ लेफ्ट के नेता हैं और संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया है, नेहा यादव जी, जरूरी है कि हर मुद्दे को जाति, समाज, धर्म के चश्मे से देखें। देखिए विद्यानाथ जी, ये बड़े शर्म की बात है कि सवाल आप इस तरह से मुझसे कर रहे हैं कि ये जाति धर्म की वजह से देखें। देखिए, इस बार धर्म नहीं पूछा गया, जाति पूछी गई। ये इस देश की विडंबना है और ये मानसिकता आज की नहीं है। हजारों सालों से शूद्र समझ करके नीची जाति के लोगों को प्रताड़ित करने का काम उच्च वर्ग के लोगों ने किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के बाद शिक्षा का अधिकार मिला दलित पिछड़ी जातियों को, तो ये हजम नहीं हो रहा है। और मैं तो कहती हूँ, ये मानसिकता आई कहाँ से? ये मानसिकता आज की पोषित नहीं है। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो कथावाचक है, आप कह रहे हो कि उसने अपने जात के आगे अग्निहोत्री लगा रखा था। कैसे आप और हम यहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोग बैठे हैं? सब जानते होंगे कि हर वर्ण व्यवस्था के अंदर भी कुरी होती है, उसकी कुरी अग्निहोत्री है। क्या आप उसे लगाने से रोक देंगे? उसकी कुरी नहीं रोक सकते आप उसकी कुरी लगाने से, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। और आप ये अधिकार किसी को नहीं दिया। पंडित कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण अगर कोई है तो पंडित कोई भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये जो मानसिकता आई है, ये मानसिकता आज की नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बताइए उनकी कुर्सी को गंगा जल से धुलवाने का काम किया कि नहीं किया? उनको शूद्र समझते थे, इसलिए ये काम किया गया। जब आदरणीय अखिलेश जी कन्नौज के एक मंदिर में चले जाते हैं, उस मंदिर को धुलने का काम किया जाता है। तो आप ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोगों से कि ये जाति व्यवस्था और जातिवाद का जो घनघोर जहर है, ये बीजेपी के लोगों के अंदर है, आरएसएस के लोगों के अंदर है। गांव-गांव में जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने अपने शाखाएं और स्लीपर सेल बैठा रखी है, ये उसी का परिणाम है। या तो आप खुलकर कहिए कि जो भी कथावाचक के साथ या उनके सहयोगियों के साथ हुआ है वो बीजेपी ने कराया है, इसके सबूत दीजिए आप, या फिर इस मामले को कानून व्यवस्था तक ही रहने दीजिए। अगर इसमें जाति का जहर आप लोग घोलने की कोशिश करते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप पीडीए का कार्ड लेकर मैदान में क्यों उतर गए? ये मानसिकता आई कहां से? मानसिकता कहां से आई? ये तो आपको उन लोगों से पूछना पड़ेगा जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने। क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कथावाचक या किसी धर्मगुरु के खिलाफ? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कथावाचक या किसी धर्मगुरु के खिलाफ किसी ने कुछ कर दिया है? आज पीडीए समाज को अपमानित नहीं होना पड़ता। पीडीए समाज अपमानित नहीं है। जानबूझकर आप लोग उसमें यादव ढूंढ ले रहे हैं, जानबूझकर आप लोग उसमें मुसलमान ढूंढ ले रहे हैं। आप अपमानित कर रहे हैं, आप बैठ करके चैनल पे आप एंकर होकर के भेदभाव कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को मानने वाला हूं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ब्राह्मण वो है। सुन लीजिए नेहा यादव, मुझे आपकी तरह चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे आपकी तरह चुनाव नहीं लड़ना है और ना मैं राजनीतिक पार्टी से आता हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ब्राह्मण वो है जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान हो। इसीलिए अगर कोई यादव है, कोई कुछ और भी है, तो उसको अपने नाम के साथ जाकर कथावाचन करना चाहिए। और अगर किसी कथावाचक या किसी धर्मगुरु के साथ किसी ने गलत किया है तो वो कानून व्यवस्था का मसला है। अगर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग वहां पहुंचकर बदमाशी कर रहे थे और ये जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये बीजेपी के लोग हैं, तो आप खुलकर कहिए, नहीं तो इसका मतलब माना जाएगा कि जानबूझकर आप लोग अरे विद्यानाथ झा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपको क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो ये पूछ मुझे दर्द नहीं हो रहा है मैडम, मुझे दर्द इस बात से हो रहा है कि पहले से ही सनातन जाति में बटे हुए हैं, उसको आप लोग जोड़ने की जगह और तोड़ने की बात करते हैं। ब्राह्मण होने की वजह से अपने पेशाब उनके ऊपर डाली। आप बोलिए ना उस महिला को गिरफ्तार किया जाए, आप बोलिए ना ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, सूर्या मैथिल पक्ष ले रहे हैं। सूर्या मैथिल, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं मैडम। तो दूसरी बात, आप लोग कानून संविधान चिल्लाते हैं, मैं तो संविधान और कानून की बात कर रहा हूं। विद्या जी, नेहा जी, हम संविधान और कानून के हिसाब से हम कह रहे हैं कि हमें अधिकार मिला, उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार में ये सब हो रहा है।
कैसे हो रहा है? ये मानसिकता कैसे आई है लोगों में? पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। अरे बहन जी मुझे भी बोलने दें, आपके बीच में नहीं बोला मैं, 2 मिनट सुन लीजिए। पहली बात तो विद्या जी, इस विषय के ऊपर आपके दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये विषय असलियत में है क्या। ये विषय है कि 2 कथावाचक एक गांव में गए, वहां पर उन्होंने शुरुआत से ही गलत मंत्रों का उच्चारण किया, गलत पूजा पद्धति का उन्होंने जो है प्रयोग किया। उसके अलावा जो पूरी कथा वो कर रहे थे उसके अंदर गलत शब्दों का प्रयोग किया, जाति सूचक शब्दों तक का प्रयोग किया जो कथा के अंदर कभी भी नहीं होता। इसके सबूत है आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। और मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, वहां पर जिस गांव में हुआ वहां पर 2 लोग ने जानकारी दिया। शांति रखिए, पहले आप शांति रखिए, पीडीए का झंझनामा सुनिए पहले। और उसके बाद जब वहां पर लोगों ने इनके विषय में जानकारी ली कि भैया आखिर इन्होंने किया तो ऐसा क्यों किया, तो पता चला कि ये लोग असलियत में कथावाचक है ही नहीं, इनको ज्ञान ही नहीं है, ना इनको मंत्रों का ज्ञान है ना कथा का ज्ञान है। तो मैं ये कहूंगा विद्या जी, यदि कोई कथा का आयोजन करता है तो वो धर्म से जुड़ा हुआ होता है। एक सेकंड, नेहा जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आप बोल रही थी तो कोई दूसरा नहीं बोल रहा था, और ये वो डिबेट नहीं है नेहा जी जिसमें एक दूसरे के ऊपर सब लोग चिल्लाएं। हम लोग किसी नुक्कड़ पर बैठकर डिबेट नहीं करते हैं, नेशनल चैनल पर आप बैठती हैं, मुझे पता है आप अच्छी प्रवक्ता हैं, आप अच्छा बोलती हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतजार करें, जब आपका टर्न आएगा आपको मैं बोलने का मौका दूंगा, आप बोलिएगा, एक बार सुन लीजिए। तो उसके बाद जब इनके सारे आईडी कार्ड वगैरह की जानकारी मिली तो पता चला कि भैया जो इन्होंने लिख रखा है वो तो ये है ही नहीं। अब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि हम तो जी अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन किसी के धार्मिक जो भावना है उसको आहत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जैसा ये अधिकार कह रही है ना कि हमें अधिकार दे रखा है, उसी प्रकार किसी और को अधिकार भी नहीं है कि किसी की धार्मिक भावना को आहत करे। उसके बाद जो जज से जल्लाद बने उनको भी कानून ने कार्रवाई की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे सुन लीजिए ना, मेरी बहन बीच में क्यों चिल्लाए जा रही हैं आप मेरी बात को सुन लीजिए पहले। अरे पहले सुनिए तो सही, आपका ही असलियत खोल रहा हूं। लेकिन उन्होंने केवल सर मुंडाया। आपने देखा है धार्मिक जो है भावना आहत होने पर लोग सर तन से जुदा कर देते हैं, गर्दन काट देते हैं। मैं पूछूंगा न्याय यादव से, वो जो गर्दनें काटी गई वो सही थी क्या? जब गर्दन काटी गई तब तो तुम्हारे मुंह में दही जम गया। अगर किसी और की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया तो कानून ने उन पर कार्रवाई कर दी। आप मुझे बताओ ना, जिस समय में उस कन्हैयालाल दर्जी की गर्दन काटी गई थी तब अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट किया था क्या? तब समाजवादी पार्टी इस तरह के छाती पीट पीट के रोई थी क्या? वो भी एक पीड़ित था, कन्हैयालाल भी एक पीड़ित था जिसकी गर्दन काटी गई थी। दर्जी था मेरा भाई, समझ में आया? चिल्लाओ मत, एक सेकंड, पता लग गया मुझे आपकी मानसिकता। नेहा एक सेकंड, अरे चिल्लाओ मत, चिल्ला आप रही हो, आप ड्रामा कर रही हो यहाँ बैठकर, पीडीए की नौटंकी कर रही हो। एक सेकंड रुक जाइए। अरे चिल्लाओ मत, मैं चिल्लाओ मत, आराम से एक दूसरे को अपने बीच में बोले जा रही है, मेरी आवाज दबा रही है। प्लीज नेहा, आज मुझे लग रहा है पहली बार आप मेरे साथ डिबेट में बैठ रही हैं, और मैं नेहा आपको एक बात, मैं बहुत, नेहा सुनिए मेरी बात, आप मुझे लग रहा है पहली बार मेरे साथ डिबेट में बैठ रही हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए मैडम। जब आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलती है ना, सुन तो लीजिए मेरी बात, फिर आप बोलने लग गई। भाई नेहा यादव जी, ये समाजवादी पार्टी की परंपरा तो नहीं होगी ना कि जब कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर बोलो, किसी को सुनो नहीं, सिर्फ बोलो। तो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए। जब मैं आपके पास आऊंगा आप अपनी बात रखिएगा, खुलकर रखिएगा, पूरा वक्त देता हूं, मैं मौका देता हूं। अब एक बार मैं इशिका तनेजा जी के पास जा रहा हूं। 1 मिनट हो गया, मैं आपकी बातें आ गई, और मैं चुप रहूं। देखिए आप बोलिए, जब आपका नंबर आएगा तो आप बोलिए, लेकिन अगर सिर्फ आप ही बोलेंगी तो मैडम जो बाकी मेहमान बैठे हुए हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, उनकी बात नहीं जाएगी। इशिका तनेजा जी, सवाल यह उठाया गया है कि वो यादव समाज से आता है इसलिए उसको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन सनातन के मार्ग पर चलने के लिए, सनातन का प्रचार करने के लिए, कथा वाचन करने के लिए यह जरूरी तो नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही हो। क्या जरूरी यह है कि वो ब्राह्मण हो, यादव हो, या जरूरी यह है कि उसका आचरण क्या है?
जी, देखिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और कभी भी किसी भी गुरु जी से पूछा नहीं जाता है, चाहे वो रामदेव बाबा जी ही क्यों ना हो, वो भी यादव समाज से हैं, चाहे बाबा बालकनाथ जी क्यों ना हो, वो भी यादव समाज से हैं, तो हमेशा से उनको रिस्पेक्ट दी गई है। हमारे यहाँ पे आचरण, आपके पास कितना ज्ञान है और आप सही तरीके से अगर ज्ञान को बांट रहे हैं तो हमेशा से आपको रिस्पेक्ट दी गई है। पर यहाँ पे मुद्दा कुछ और है, यहाँ पे बिना बात के आप उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे ही अखिलेश यादव जी को दिखाई देता है कि उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से अगर वो आगे आने की कोशिश करना के लिए उनको कोई जगह दिखती है तो वो बिना बात के इसको मुद्दा बना देते हैं। ये ऑलरेडी पुलिस के पास केस जा चुका है। अखिलेश यादव जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि आजकल वोट बैंक पॉलिटिक्स धन के नाम पे नहीं होती है। सबको चाहिए कि हमारे यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी इंप्लॉयमेंट मिल रही है, कितनी चीजें आगे बढ़ रही हैं। धर्म के नाम पे कोई वोट बैंक नहीं देता है। हाँ, धर्म के लिए लोग इकट्ठा जरूर होते हैं और कथावाचक कोई भी हो, अगर आप सही ज्ञान दे रहे हैं तो हम सब उसके रिस्पेक्ट करेंगे और साथ में आएंगे। पर अगर आप प्रिटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि उनकी नीयत क्या थी। उन्होंने कोशिश करी कि वो उसको सिर्फ एक कमाने का जरिया बनाए, इसलिए वो प्रिटेंड कर अपना नाम बदल रहे हैं, गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं। उससे मुझे भी आपत्ति है और इसको बिना बात के ये यादव या फिर वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में इसको बांटा जा रहा है। ठीक है इशिका। विवेक श्रीवास्तव जी, नेहा आप कुछ कहना चाह रही है? 30 सेकंड में कह दीजिए, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। नेहा बोलिए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। सबसे पहले बात मैं साफ क्लियर करना चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा विकास की राजनीति की है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना होगी तो उस घटना पे विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि सरकार से सवाल पूछे कि आपकी कानून व्यवस्था क्या है। बलात्कार हुआ था अयोध्या में, गए थे क्या अखिलेश यादव जी उसके घर पे? महिला बैठ करके कन्नौज के अंदर दलित बेटी का बलात्कार हुआ था, गए थे अखिलेश यादव जी उसके घर पे? अखिलेश यादव जी तो चिल्ला रही हो, दलित पीडीए में नहीं आता था। वहां गए हैं, ना ये बताइए ना, क्या गए थे कहीं? एक ट्वीट तो दिखा दीजिए मुझे कि जहां अखिलेश यादव जी किसी दलित बच्ची के घर पे गए हो जिसका बलात्कार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही किया था। आप मुझे बताइए मेरी बहन, आप मुझे एक बार दिखा दीजिए कि कहां पर अखिलेश यादव जी गए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, बताइए मुझको। राजस्थान ले लीजिए, साथ में लगा हुआ है, वहां कन्हैया लाल की हत्या की गई, गर्दन काटी गई, अल्लाह अकबर करके आपके अखिलेश यादव जी वहां गए। यदि वो धर्म पीडीए की बात करते हैं तो बताओ मुझे। उतारने वाले ये सवाल करने अरे मेरी बहन, इस तरह भागो मत सवालों से। आरोप लगाना बहुत आसान है, उत्तर देना बिल्कुल मुश्किल है। गायत्री प्रजापति ने दलित बच्ची का बलात्कार किया था, क्या गायत्री प्रजापति के द्वारा बलात्कार की गई बच्ची के घर में गए थे क्या? बताइए मुझको। यहाँ बैठ के आप बहुत बड़े प्रश्न उठा रही है। तू मैं की बात हो गई, फिर तू मैं की बात हो गई। मालिश की आरती उतारिए। आपकी मानसिकता क्या है? नेहा जी, आप तो रेपिस्ट पार्टी के मुखिया हैं। बीजेपी के लोग तो नेहा यादव जी जिन पे आरोप लगे, पूरे सम्मान के साथ, जिसके लिए प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे, मुझे नहीं पता, वीडियो वायरल हुई, मुझे नहीं पता कि किस परंपरा को आप आगे ले जा रही हैं, लेकिन यह परंपरा अगर अखिलेश यादव भी देखेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी प्रवक्ता सिर्फ बोलती हैं, सुनती नहीं है। इसलिए मैंने आपको 30 सेकंड का वक्त दिया था, मैं फिर से 20 सेकंड का वक्त आपको दे रहा हूं। आप चुप रहेगा, पैनल का कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, सिर्फ नेहा यादव बोलेंगी और 20 सेकंड में अपनी बात कहिए। बाकी मेहमान अभी बचे हुए हैं, उनके पास मैं जा नहीं पाया हूं। 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं, बोलिए। देखिए, हिंदुस्तान वासुदेव कुटुंबकम की राजनीति करता है। प्रधानमंत्री जी इसकी राजनीति करते हैं, पूरे विश्व में प्रचारित करते हैं, लेकिन जब इस देश में इस तरह की घटनाएं होती तब एक शब्द ना तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। जाति का सवाल इसलिए उठता है क्योंकि लगातार नीची जाति के लोगों को अपमानित करने का काम बीजेपी करती है। यूपी के मुख्यमंत्री मैं एक बात आपको बता दूं, करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में कम से कम यादव समाज के लोग बहुत सबल हैं। दर्ज हो गया होता। मैं एक बात कम से कम आपको बता सकता हूं आंकड़ों के लिहाज से कि उत्तर प्रदेश में यादव समाज के लोग बहुत सबल हैं। उनको कोई दबा दे ये असंभव सी बात है, इतना मैं जानता हूं। ठीक है, आपकी बात ओके, आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रताड़ित और पीड़ित कर रहे हैं। भाई एक सीधी सी बात है कि अगर मेरा नाम विद्यानाथ झा है और मैं अपने नाम से झा छुपाकर कुछ और लगाकर कहीं और जाता हूं, बताता हूं, तो भाई गलती मेरी भी है। विवेक श्रीवास्तव, इशिका तनेजा जी कह रही हैं कि भाई आप, दिक्कत इस बात में नहीं है कि आप कथावाचन करें, धर्म का प्रचार करें, दिक्कत इस बात में है कि भाई आप अपना नाम छुपा ले रहे हैं, अपनी पहचान छुपा ले रहे हैं और साथ ही साथ उस पर राजनीति भी शुरू हो जाती है।
क्योंकि कुछ पार्टियों को यह सूट करता है। हाँ, राजनीति करनी चाहिए, ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। बीजेपी आपके पैनल से एब्सेंट है आज, क्यों एब्सेंट है? क्यों नहीं खड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता बताने के लिए कि क्या रिपोर्ट है असल में? यहाँ सूर्या महतिल कह रहे हैं इनके पास बहुत बड़े सबूत हैं कि साहब कथा गलत तरीके से हुई। क्या टाइम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इनके स्टेटमेंट की? ना भारत कि ये जो कह रहे हैं वो सही है और सही में कथा गलत हुई, और नहीं है तो इनसे पहले सबूत मांगिए। वीडियोस घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, वीडियोस घूम रहे हैं, कृपया करके मुझे ज्ञान ना दें आप। मुझे ज्ञान ना दें, इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताने वाले लेफ्टिस्ट मुझे ज्ञान ना दें। महाराणा प्रताप को हत्यारा कहने वाले मुझे ज्ञान ना दें यहाँ बैठकर। भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले मुझे ज्ञान ना दें यहाँ बैठकर। समझ में आ गया? आप अपनी बात रखिए, और रशिया और चीन की चाटुकारी करने वाले यहाँ बैठ के मुझे ज्ञान ना दें। बस प्रूफ रखिए कि कथा गलत हुई थी, प्रूफ रखिए जरा यहाँ पे, वरना टाइम्स सारा प्रूफ दे दूंगा मैं। आपको चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वीडियो व्हाट्सएप कर दूंगा। पुलिस के पास भी वो वीडियोस है। समझ में आ गया? आपने डिबेट में आने अरे भाई साहब सुनिए, आप घुमाइए मत, जलेबी की तरह मत बनाइए। वहां पर उन्होंने गलत मंत्रोच्चार का प्रयोग किया, वहां पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, वहां पर उन्होंने जो कथा है उसके अंदर जातिगत शब्दों का प्रयोग किया, वहां पर जो जनमानस था वो नाराज हो गया। इस प्रकार की कथा कभी नहीं कही गई, तो उसके ऊपर जो है मतलब वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर जो बातें आप कह रहे हैं, एक सेकंड विवेक जी, वो भी कह रहे हैं कि भाई अब अगर कोई जो भी बात आप रख रहे हैं अगर वो तथ्यों के साथ आप रखेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सब कुछ चल रहा है, तो सवाल ये है विवेक जी कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, सूर्या महतिल देख पा रहे हैं क्या? विवेक श्रीवास्तव नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव को पता है कि वहां से क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। कल अगर कास्ट के बेस पे कोई केस करता है तो टाइम्स नाउ ऑफ भारत गारंटी ले रहा है। सर मैं तो दावा नहीं कर रहा हूं ना, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं दावा नहीं कर रहा केस मुझ पे, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, कराइए केस मुझ पे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने वेरीफाई किया, आपने वेरीफाई किया, अभी आप जो बोल रहे हैं उसको मैं अभी ऑनलाइन वेरीफाई करूंगा क्या? अभी जो बोल रहे हैं आप उसको वेरीफाई कर सकता हूं क्या मैं? नहीं तो मैं वही कह रहा हूं, अगर आप अपनी बात रखिए, मैं उनसे मांग कह ही रहा हूं कि भाई आप जो कह रहे हैं उसके बारे में अगर कोई तथ्य है, सबूत है तो दे दीजिए, नहीं देते तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। विवेक श्रीवास्तव अगर किसी को गाली देके चले जाए तो ऑनलाइन वेरीफाई करवाऊंगा क्या कि वो गाली है या नहीं है? बोलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो टाइम्स नाउ भारत तो एंडोर्स कर नहीं रहा साहब आपकी बात को, सूर्या महतिल जी। अब बढ़ते हैं आगे। मैं क्यों करूंगा भाई? सूर्या महतिल को इस टाइम्स नाउ भारत से है कि उनको एंडोर्स करूंगा मैं? कैसी बात कर रहे हैं आप विवेक श्रीवास्तव? मैं बिल्कुल, मैं आगे की बात का समर्थन कर रहा हूं। एक सेकंड, बोलिए। अगर आपके पास सबूत है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है या किया है जो सूर्या महतिल कह रहे हैं, तो उसको आप रखिए सामने, वो तथ्य भी रखिए। लेट मी स्पीक। बोलिए। पहली चीज देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है और आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपकी जगह मैं एंकर होता, मैं भी यही करता कि अगर कोई चीज वेरीफाइड नहीं है तो हम उसको एंडोर्स नहीं करने वाले। ये सूर्या महतिल जी व्यक्तिगत अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं और बिना सबूत के चैनल पे, नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ी क्लियर सी बात है कि ये एक कास्ट हेट्रेड का इंसिडेंस है। नाम छुपाया नहीं छुपाया, ये हुआ भाई, बेसिकली इट इज आप जो है नहीं चाहते कि ये जो पैसा कमाने का एक धंधा बन चुका है जा जाके घर घर, आप उसमें एक कास्ट का फैक्टर लाते हैं, और कास्ट का फैक्टर ला करके आप नहीं चाहते कि दूसरी प्रजातियों के लोग आए। आज भी 90% ऐसा कह रहे हैं? ईशिका तनेजा कह रही हैं कि भाई वो नाम गिनवा रही है, वो कह रही है इसमें ब्राह्मण और यादव का मामला ही नहीं है। कथा हमारे लिए बहुत श्रद्धा की बात है, आप इसको प्लीज इस तरह से डिग्रेड ना करें। आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उसको इतनी बुरी तरह से प्रेजेंट करें। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं। पहली चीज, आप इसको पैसे कमाने का धंधा नहीं कह सकते हैं। तीसरी चीज, यादव कम्युनिटी को तो खुद ही उनका साथ नहीं देना चाहिए, वो खुद अपना नाम लेने को तैयार नहीं है पब्लिकली। उनको क्यों लगता है कि उनको कुछ और प्रिटेंड करने की जरूरत है? अगर उनमें ज्ञान की बिल्कुल पूरी तरह नॉलेज है, अगर उनको नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज सामने रखे ना। हम सब, हमने कभी भी रामदेव बाबा जी को कभी क्वेश्चन नहीं करा, हमने वाल्मीकि जी के रामायण को कभी क्वेश्चन नहीं करा, हमने कभी मैं बोल सकता हूँ। नाउ कैन आई स्पीक? प्लीज गिव मी 30 सेकंड्स। नंबर 1, नहीं सर, पहले आप इसको वापस लीजिए कि आपने ये बोला कि ये पैसे कमाने का धंधा बन चुका है। प्लीज, ये नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप एक काम करिए, हाँ सुनिए, अब आप बोलिए कि शंकराचार्य की पदवी पे दलित बैठ सकता है। आप बोलिए, जरा एंडोर्स करिए मेरी बातों को। आप बोलिए कि जितने महंत हैं
गोरखनाथ पीठ से लेकर के बाकियों पे दलित बैठ सकता है। शंकराचार्य जी ही सबसे ज्यादा दलित समाज को जो मेरे हैं। शंकराचार्य, अरे जी, शंकराचार्य जी एक शंकराचार्य जी हो या चारों के चारों, मैं सारे शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। से बिल्कुल ब्राह्मण के अलावा कोई भी बैठ सकता है। आप एंडोर्स कर दीजिए ना, आप एंडोर्स कर दीजिए। पूछा, मैं उसका आंसर दे रही हूँ। आप एंडोर्स कर रही हैं। हाँ, और 90% मंदिरों के अंदर रिजर्वेशन हो, उसमें दलित भी बने। एक सेकंड, कौन सी रिजर्वेशन है? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आज कौन से आप चाहे कौन से दलित को मना करा जा रहा है कि आप मंदिर के अंदर नहीं घुस सकते हैं? नहीं, मैं पुजारी की पदवी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बात कर रही हूँ जहाँ पे क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी और क्या घर में एग्जाम्पल है, वाल्मीकि जी नहीं पढ़ाई जाती है। हम भाभी की बात कर रहे हैं। आज जो मंदिर है, सदानंद सरस्वती महाराज जी जो शंकराचार्य जी हैं, वो खुद ही दलित समाज के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। मैंने उनसे गुरु मंत्र दीक्षा ले रखी है, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूं। तो प्लीज आप ये भ्रमित बातें फैलाना बंद करिए, को कोट करके जस्टिफाई मत करिए। आप अपील करिए कि चारों शंकराचार्य, सारे महंत, जितने मंदिर हैं, जितने पुजारी हैं, इन पदवियों पे दलित बैठ सकता है। और अगर नहीं बैठता था तो ताकत ली जाए। अगर हिम्मत है तो। अब आपने पूछ लिया, एक सेकंड रुक जाइए। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे बात करने आए हैं, चिल्लाने के लिए नहीं आए हैं। आप I'm telling you, you have to be patient to listen, right? Can you be please patient? अरे विवेक जी, आप सवाल अगर इशिका जी से पूछ रहे हैं तो वो जवाब दे रही तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हाँ, सुनने नहीं आए तो फिर बात कैसे कर सकते हैं? इशिका जी बोलिए। आप मुझे पहले एक बात बता दीजिए, क्या वाल्मीकि जी की रामायण घर घर में वाल्मीकि जी ने नहीं पढ़ाई जाती है? क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? अब जब मैं बोलने लगती हूँ तो आप बोलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, आप हम सनातनियों की आस्था पे ठेस पहुंचाते हैं जब आप बार बार ये बात कहते हैं कि भाई कथावाचक एक्चुअली में सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। ये बहुत ही गलत बात है। जब हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं तो आपको अंदर उसके अंदर सिर्फ माया और मोह दिखाई देता है, उसी को भूल जाते हैं। तीसरी बात, प्रॉब्लम ये है कि जो शंकराचार्य जी है, जो मुद्दा आपने उठाया है, मेरे जो सदानंद सरस्वती महाराज जी शंकराचार्य जी द्वारका पीठ के, जिनसे मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली है, मेरी आंखों देखी बात है, सबसे ज्यादा दलित समाज के लिए तो वो ही काम कर रहे हैं और उनको आगे लेकर आते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता है। उनके घर में जाकर रहते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, वहां पे सोते हैं, उनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ आगे बुलाते हैं। तो प्लीज आगे जो भ्रांति फैला रहे हैं समाज में, ये बिल्कुल ही गलत है। संजीव अग्निहोत्री जी के पास मुझे जाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं संजीव जी इसलिए आपके पास सबसे आखिर में आ रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब लोगों की बात आप सुन लें, क्योंकि आज जो मुद्दा है, तीन बार आपने सबका नंबर ले लिया, मेरा एक बार भी नंबर नहीं लिया। सर बिल्कुल घबराइए मत सर, मैं सबको सुनवा के आपके पास इसलिए आ रहा था। संजीव जी सर, मैं कोई कम बोलने वाला नहीं हूं, मैं जानता हूं सर आपको, लेकिन मैं आपके पास इसलिए थोड़ा देर से आया हूं ताकि आप सबको सुन लें, क्योंकि आज मुद्दे के बीच में, सेंटर में आप ही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आपके पास आया हूं। लेकिन सर अब आप अपनी बात रखिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई मठों में, मंदिरों में आप ये कर दीजिए कि कोई भी धर्म, कोई भी समाज का व्यक्ति जा सकता है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस पर कोई आपत्ति है या कहीं पर नहीं है। लेकिन तब भी ये पीडीए का कार्ड अगर खेला जा रहा है और तब भी अगर इसमें देखा जा रहा है कि कौन यादव है कौन ब्राह्मण है, तो क्या आपको लग रहा है कि कथावाचक जो हैं वो सभी ब्राह्मण ही है? उसमें कोई यादव नहीं है, उसमें दूसरी जाति के लोग नहीं है? संजीव जी। विद्यानाथ जी साहब, बड़ी सहजता से ये कहना चाहता हूं, किसी के बीच में नहीं बोला हूं, कोई बोलना नहीं चाहिए बीच में। इन लोगों की राजनीति सेकने की आदतें हैं। ये लोग अयोध्या राम मंदिर, जब राम मंदिर के पक्ष में लोगों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, अपनी वोट बैंक को तैयार करने के लिए ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनका ये कोई तरीका नहीं है और कोई व्यक्ति अग्निहोत्री लिखने की औकात नहीं रखता है। जो व्यक्ति यादव है या जो व्यक्ति और कोई है, या मैं अगर अग्निहोत्री हूं, मैं कोई और हूं, तो कोई भी व्यक्ति का दूसरा टाइटल लेने की औकात नहीं रखता हूं। लेकिन इस तरह का ये पक्ष लेते हैं, उसका पक्षपात करते हैं, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। ये केवल राजनीति रोटियां सेकने का एक तरीका है इनका, क्योंकि सारा समय नष्ट हो गया, इनका जीवन समाप्त हो गया है। आज देश का कोई तबका इनको नहीं चाहता है, तो ये तिलमिलाए हुए हैं, इनका जीवन समाप्त हो गया है। और ये इस तरह से राजनीति रोटी से, अरे भाई आप किसी मंदिर में बिना स्नान के कैसे चले जाओगे? आप किसी मंदिर में बिना इजाजत के कैसे जाओगे? नेहा जी और विवेक जी, मैं समझ रहा हूं, मैं उस पर आऊंगा, रुक जाइए, लेकिन उनको बोलने दीजिए एक बार।
बोलिए। बिना तरीका के कोई तरीका नहीं। एक मिनट रुकिए, मैं भी संविधान को जानता हूँ, बोल नहीं है, मैं पढ़ा हूँ संविधान, मुझे आप लोग संविधान चलाकर मत समझाइए संविधान को, मुझे मत सिखाइए सर। संविधान लेकर घूमना मेरा काम नहीं है। संविधान में अगर आप लोग लेफ्ट राइट करेंगे तो उसको बचाना मेरा काम है। इसलिए रुक जाइए, मैं आऊंगा उस पर जो संजीव अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले संजीव जी को अपनी बात कहने दीजिए। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं, कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा व्यक्ति अग्निहोत्री नहीं लिख सकता, औकात नहीं है। बहुत बड़ी अग्निहोत्री, बहुत बड़ी पोस्ट होती है ब्राह्मणों में, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। अगर कोई इस पर बात करना चाहता तो तैयार हूं डिबेट के लिए। ठीक है, अब एक एक करके अब विवेक श्रीवास्तव को और संजीव जी को स्क्रीन पर रखिए, दोनों को। एक चीज मैं बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूं, धर्म परिवर्तन की बात संविधान में है जी, क्या जाति परिवर्तन की बात भी संविधान में है? और अगर है तो जाति परिवर्तन करके ही क्यों नहीं बैठे हैं? नहीं, अगर वो जाति परिवर्तन कर बैठते ना, जाति परिवर्तन क्या होता है? इट इज माई राइट। व्हाट राइट? व्हाट राइट? इवान झा, सोहेल झा, एक मिनट, होल्ड ऑन। नहीं, आप अगर श्रीवास्तव में तो झा लिखते हैं क्या? नहीं सर, आप लिख सकते हैं, नहीं मैं लिख सकता हूं, लेकिन क्या लिखते हैं क्या? आप लिखिए भाई, संविधान में धर्म परिवर्तन की बात है, जाति परिवर्तन की भी बात है क्या? ब्राह्मण के तो हर दलित को आप ब्राह्मण बना दीजिए, फिर दिक्कत ही खत्म है। नहीं, कोई नहीं है, इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। तो हर, मैं कह रहा हूं, हर ऐसी जाति को उठाकर रख दीजिए, कहिए कि ये भी ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों, तब तो ब्राह्मण जाके कहेंगे कि ओबीसी के कोटे में मुझे भी रिजर्वेशन दो। नहीं, आप सुन लीजिए बड़ी, आप गलत जा रहे हैं। मैं गलत नहीं जा रहा हूं सर, आपने कहा कि संविधान में इसका प्रावधान है। हाँ बिल्कुल है, मैं रखूंगा, मैं विवेक अग्निहोत्री लिख सकता हूं। हाँ, तो कल से अग्निहोत्री लिख के आइए, सर्वोच्च अग्निहोत्री लिख कर आइएगा। क्षत्रिय आई कैन चेंज माय नेम, राजर्षि विश्वामित्र जी ने कहा है। हाँ, ये विवेक श्रीवास्तव जी, अगर आप अग्निहोत्री लिखकर आएंगे और आपकी कुंडली निकाली जाएगी और ये पता किया जाएगा कि विवेक श्रीवास्तव अग्निहोत्री है, श्रीवास्तव है, तो लोग आपसे सवाल करेंगे क्योंकि श्रीवास्तव होने में आपको शर्म आ रही थी क्या? क्या आपने अग्निहोत्री रख लिया है? अब आप सुन लीजिए, आप सुनिए जरा, बोलिए। आप यहाँ पर ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को जस्टिफाई मत करिए। आप गलत तरीके से संविधान को और नहीं, समाज को आप गुमराह मत कीजिए सर, गुमराह करेंगे रोकना मेरा काम है। अब आप बोलिए, विवेक श्रीवास्तव बोलिए, उसके बाद बोलिएगा आप। हाँ, 10 सेकंड में। जिन शब्दों का प्रयोग वहां बैठ करके अग्निहोत्री जी ने कहा वो गलत थे जी, इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं कोट कर देता हूं, औकात नहीं है कि कोई और अग्निहोत्री लिख सके। इसका मतलब आप इस समाज के अंदर ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को कैसे लिख देगा? कैसे लिख देगा? तमाशा है क्या? लड्डू है, उठा के खा लोगे आप? हाँ, वो नहीं लिख सकता। जिसका जो मन आए लिख सकता है, जिसका जो मन आए कर सकता है। अगर कोई पुजारी बनना चाहे वो बन सकता है। अरे ऐसे कैसे लिख लेगा? किसी गधे को शेर की खाल पहनाओ, वो शेर नहीं बन सकता कभी, इसको समझ लीजिए। ये गलत बात है, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये गलत बात है संजीव अग्निहोत्री जी, मैं नहीं, ये गलत बात है, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, मेरा चैनल सहमत नहीं है और मैं भी इससे सहमत नहीं हूं। आप जो उदाहरण दे रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति पुजारी बन सकता है, मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में और मठ पर बैठ सकता है, मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठ सकता है क्योंकि संविधान इसका अधिकार देता है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, अगर आप विवेक अग्निहोत्री कहलाना चाहते हैं तो पहले आपको तय कर लेना होगा क्या विवेक अग्निहोत्री कहलाना चाहते हैं। आपको बताना होगा कि विवेक श्रीवास्तव लिखने में आपको शर्म आती है, लेकिन अगर आप विवेक श्रीवास्तव होकर, अगर विवेक अग्निहोत्री होकर का नाम रखकर आप मिलेंगे लोगों से, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि क्यों छुपा रहे हो अपनी जात, क्यों छुपा रहे हो अपना नाम, क्यों प्रकाश छुपा रहे हो? इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। एक सेकंड, संजीव कौशिक जी के पास मैंने गया हूं। भाई, राजनीति क्यों इस तरह के मामलों में? भाई, पैनल में बैठे हुए तमाम लोग ये मान रहे हैं कि भाई किसी धार्मिक पद पर बैठने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए, सनातन के मार्ग पर चलने के लिए कोई जात तो पूछता नहीं है। इशिका जी जब गई होंगी तो उनसे किसी ने पूछा नहीं होगा कि पहले धर्म बताओ, उसके बाद मंत्र मिलेगा तुमको। तो भाई, आप लोग जानबूझकर राजनीति को क्यों घुसा रहे हैं हर चीज में? विद्या भाई, गजब हो गया हिंदुस्तान में। जिस हिंदुस्तान में दलितों के घर जन्म लिए महर्षि वाल्मीकि, मातंग ऋषि, रविदास और कबीर आज भी हमारे लिए पूजनीय और पूजे जाते हैं और सदा से हम सर झुकाते हैं, उसी देश में यदि कोई यादव कथावाचक बन गया तो पेट में इतना दर्द हो गया। और यहाँ बैठे हुए पैनल पर एक कथावाचक कह रहे हैं कि गधों की जैसे उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी मानसिकता के वो 4 लोग भी हैं जो जेल गए हैं।
जिसमें आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे मैंने ये उदाहरण दिया है, मैंने उदाहरण दिया, किसी को गधा नहीं कहा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति विशेष का तबके का नाम नहीं लिया है। विद्या भाई मैंने उदाहरण दिया नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस राम राज्य की कल्पना उत्तर प्रदेश में हो रही है, उस उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती की जाती है। ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। पिछले एनसीआरबी के ताजा जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 15,000 से ज्यादा दलितों के साथ ज्यादती की गई। पूरे हिंदुस्तान में दलितों के साथ जितनी ज्यादती की जाती है 27% से ज्यादा उत्तर प्रदेश टॉप नंबर पे है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? आपसे यदि कोई कथावाचक ही है, यहाँ बैठे पैनल में लोग इतनी आसानी से झूठ बोल रहे हैं और एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कब रिलीज हुए लास्ट बताइए जरा। झूठ को कौशिक भाई, एनसीआरबी के लास्ट आंकड़े कब? मामला बहुत क्लियर है और इसको इसी तरीके से समझना भी चाहिए कि भाई कुछ लोगों को लगा कि कोई अपना कास्ट छुपाकर, अपना नाम छुपाकर, सरनेम छुपाकर हमारे बीच में बैठ गया है। हमको पता होना चाहिए कि सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति हमको ज्ञान दे रहा है, जो कथावाचन कर रहा है वो कौन है, ये हमको पहले से पता होना चाहिए, तो हम तय करते। लेकिन उसके बदले में जो किया गया वो अपराध है और उसके लिए कानून उनको सजा देगा और कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। इसमें पीडीए कार्ड खेलना, दलित कार्ड खेलना, ओबीसी कार्ड खेलना क्या सही है, ये आप लोग तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, अब देखते रहिए नवभारत।